नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द क्लासेस बाय मेहता सर। आज हम उस एजेंट की बात करेंगे जो आपके पेशेंट की सांसें रोक देता है और उसकी सांसों का कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लेते हैं। जी हाँ, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इस एजेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे क्योंकि ये एक लंबा एक वृहद टॉपिक है। तो हम आज इस टॉपिक से रिलेटेड इसकी फिजियोलॉजी, उसकी मैकेनिज्म और अगर हमें समय मिला तो हम डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट का एक कंपैरिजन भी इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो आपको ये एग्जाम एक नर्व टर्मिनल शो हो रहा है ब्लू से। एक मसल एंड प्लेट यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउन कलर से। इसमें जो ग्रीन कलर है ये निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स हैं। इस नर्व टर्मिनल पे जो ब्राउन कलर से आप डॉट्स देख रहे हो ये वेसाइकल्स हैं। इन दोनों के बीच एक गैप आपको दिख रहा होगा, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये रेड कलर से जो आप नर्व टर्मिनल्स पे देख रहे हो इसको रिलीजिंग साइट्स बोलते हैं। ये जो वेसाइकल्स इसमें दिख रहे हैं आपको, इनमें एसिटिल कोलिन इन वेसाइकल्स में होता है और एक वेसाइकल अराउंड 10 टू द पावर 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोलिन को कंटेन करती है। जब भी नर्व टर्मिनल से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और वो एसिटिल कोलिन को रिलीज करती है, यानी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस जब स्टार्ट होना होता है तो वेसाइकल्स यहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होती है और वेसाइकल्स एसिटिल कोलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करती हैं। ये एसिटिल कोलिन इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेता है और यहाँ पर एक एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप करता है। एक एसिटिल कोलिन एक मिनिएचर एक एसिटिल कोलिन जब इन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करता है तो मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप करता है, जबकि ढेर सारे एसिटिल कोलिन जब ढेर सारे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करते हैं तो एक एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप करते हैं। ये एंड प्लेट पोटेंशियल पेरी जंक्शनल एरिया है मसल मेम्ब्रेन का, वहां पर सोडियम चैनल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, उनको डीपोलराइज करता है और एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के बाद प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैं डिटेल में बाद में थोड़ा सा और बताऊंगा। तो हम बात करते हैं, हम इस रिसेप्टर की बात करते हैं जो निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है, यहाँ पे ग्रीन कलर से। ये इस रिसेप्टर का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है और ट्रांसवर्स डायग्राम है। आप देख सकते हो कि ये 5 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। दो दो अल्फा सब यूनिट, एक बीटा, एक डेल्टा और एक एप्सिलॉन सब यूनिट। ये इसकी सेंट्रल कैनाल है। इसी डायग्राम का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें भी आप इस पोर्शन को सेंट्रल कैनाल के साथ कंसीडर कर सकते हो। ये जो दोनों आपको क्लेफ्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों अल्फा सब यूनिट्स हैं। जब भी एसिटिल कोलिन इन दोनों अल्फा सब यूनिट्स को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अल्फा सब यूनिट्स को ऑक्यूपाई करती है तो इस रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। उस चेंज की वजह से ये रिसेप्टर ओपन हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के साथ ही सोडियम और कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है और पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, यानी पोटेशियम आयन सेल के बाहर चला जाता है। ये एक मेच्योर एसिटिल कोलिन रिसेप्टर का डायग्राम है। मेच्योर एसिटिल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं इसके एक इमेच्योर आइसोफॉर्म की, जो इमेच्योर रिसेप्टर्स इनको बोलते हैं। इन रिसेप्टर्स में ये जो एप्सिलॉन सब यूनिट है, इसको गामा सब यूनिट रिप्लेस कर देती है। ये इमेच्योर आइसोफॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स आइदर एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स पे मिलते हैं या फीटल मसल रिसेप्टर्स पे मिलते हैं। फीटल मसल रिसेप्टर्स एक इमेच्योर आइसोफॉर्म रिसेप्टर्स की एक फॉर्म होती है। एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स की जो क्वालिटी होती है वो लो कंडक्टेंस होती है, प्रोलॉन्ग एक्शन होता है इनका। और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता चुका हूँ कि एक क्वांटा एक बार में रिलीज होकर मिनिएचर एंड पोटेंशियल डेवलप करता है। कई सारे क्वांटा मिलकर एक एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप करते हैं। एक बार में अराउंड 200 के आसपास क्वांटा रिलीज होते हैं। ये क्वांटा एक्स्ट्रा सेलुलर आयोनाइज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन के लिए वेरी सेंसिटिव होते हैं। इस लाइन का रेलेवेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जब कई सारे रिसेप्टर्स
एसिटिल कोलिन से ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो जो एंट्री पोटेंशियल होता है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग होता है कि वो पेरी जंक्शनल सोडियम रिसेप्टर्स को डिपोलराइज कर सकते हैं। सोडियम रिसेप्टर्स, सोडियम चैनल्स जो कि पेरी जंक्शनल एरियाज में होते हैं, वो तो उनकी डेंसिटी पेरी जंक्शनल एरिया में काफी हायर होती है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द मसल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सोडियम चैनल्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है सोडियम चैनल्स का। आप देख सकते हो इसमें सोडियम चैनल्स में दो गेट हैं, एक वोल्टेज गेट और एक टाइम गेट। वोल्टेज गेट को वोल्टेज डिपेंडेंट गेट भी बोलते हैं, टाइम गेट को टाइम डिपेंडेंट गेट भी बोलते हैं। और ये रिपोलराइज स्टेट का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि टाइम डिपेंडेंट गेट ओपन है, वोल्टेज गेट क्लोज है। जब डिपोलराइज स्टेट आती है तो दोनों गेट ओपन हो जाते हैं। ऑलरेडी टाइम गेट पहले से ओपन है, सोडियम गेट ओपन हो जाता है और सोडियम सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। नेक्स्ट जो कंडीशन है इनएक्टिवेट स्टेट की है। टाइम डिपेंडेंट गेट एक सर्टेन टाइम यानी अराउंड 10 to 15 मिली सेकेंड के बाद ये अपने आप क्लोज हो जाता है। अब टाइम डिपेंडेंट गेट क्लोज होने के बाद तभी दोबारा खुलेगा जब सेल रीसेट हो जाएगी डिपोलराइजेशन के लिए, यानी रिपोलराइज स्टेट में जब आ जाएगी तभी ये गेट ओपन होगा। ये एक सेल का सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जिसमें आप सोडियम चैनल से सोडियम के इनफ्लक्स के बाद प्रोपागेशन ऑफ इम्पल्स आप देख रहे हो। साथ ही यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम को रिलीज करा रहा है सेल के अंदर, और इंटरसेलुलर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स होती हैं जो एक्टिवेट होती हैं और मसल का कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक कंडीशन है ईटल लैम्बर्ट मायोस्थेनिक सिंड्रोम। इस कंडीशन के बारे में वैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, और इस एसिटिल कोलिन रिलीज के बाद अप रेगुलेशन होता है रिसेप्टर्स का, जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स, जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उनका अप रेगुलेशन हो जाता है। दूसरी कंडीशन है मायोसिनिया ग्रेविस। आप अच्छे से जानते हो पहले से कि इस कंडीशन में रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं और रिसेप्टर्स का नंबर कम हो जाता है। इन दोनों का रेलेवेंस हम आगे जब डिपोलराइज्ड और नॉन डिपोलराइज्ड के बीच में कंपैरिजन करेंगे तब इसका रेलेवेंस हमें बाद में समझ में आएगा। अब एसिटिल कोलिन के मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन के बारे में बात कर लेते हैं। एसिटिल कोलिन, फिर से इस डायग्राम पर आ जाते हैं। एसिटिल कोलिन यहाँ से रिलीज होकर इन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करती है, और ऑक्यूपाई होने के जस्ट बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आप यहाँ पर ये येलो डॉट्स देख रहे हैं, ये एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम्स हैं। इनको ट्रू एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम्स इमीडिएटली एसिटिल कोलिन को हाइड्रोलाइज करके कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फ्री हो जाते हैं। इन रिसेप्टर्स के फ्री होने के बाद एंड प्लेट पोटेंशियल जीरो हो जाता है और सेल रीपोलराइज स्टेट में आ जाती है। सेल फिर से रीपोलराइज स्टेट में आ जाती है और रेडी हो जाती है नेक्स्ट रीपोलराइजेशन। जो कुछ भी यहाँ पर मैंने इसमें लिखा है वो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से मैं पढ़ के बता दूं। The resulting action potential propagates along the muscle membrane and T-tubule system, opening sodium channels and releasing calcium from sarcoplasm. The intracellular calcium allows the contractile protein actin and myosin to interact, bringing about muscle contraction. ये एक मैकेनिज्म या आप कह सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने बहुत शॉर्ट में और कुछ सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स